फोटो क्लिक कर ली होगी तो ठीक है मेरे हिसाब से। ठीक है, मैं भी क्लिक करके डाल दूंगा, बाकी समझाने के लिए था कि जो जो हमने जहाँ जहाँ पढ़ा है वो सब आप एक बार देख लो। अब हमें पढ़ना है थर्ड पॉइंट जो हमने नहीं पढ़ा। बताओ 4 पॉइंट में से पहला क्या था? हम पढ़ रहे हैं ट्रांजेक्शन विदाउट कंसिडरेशन। कौन सा? परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आरटीसी हैज बीन क्लेम्ड। ठीक है, दूसरा हमने पढ़ा सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। चौथा हमने पढ़ा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इंपोर्ट में अगर कंसिडरेशन है तो वो तो सीधा 7(1)(b) में चला गया, फिर कुछ देखना ही नहीं। कंसिडरेशन नहीं है तो हो सकता है जेन्युइनली कंसिडरेशन ना हो, लेकिन रिश्तेदार है अगर बीच में तो फिर हम एक्टिव हो जाएंगे कि रिश्तेदार पर्सनल पर्पज से तो दे सकता था, लेकिन अगर बिजनेस पर्पज से इंपोर्ट हो रहा है तो फिर हम क्या मानेंगे इसको? सप्लाई। ठीक है, ओके। अब एक दो बार देखना उसको कंटिन्यू करें। अब है थर्ड पैरा। ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट। ट्रांसफर की जगह सप्लाई लिख लें, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और बाय एजेंट टू प्रिंसिपल, where invoice is raised by agent on his own name। लिखा आपने? तो सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल वेयर इनवॉइस इज रेज्ड बाय एजेंट ऑन हिज ओन नेम। इतनी बात मैंने अपने मन से लिख दी है सिंपल करने के लिए कि आपको यहीं से समझ में आ जाए। देखें, प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स तब सप्लाई करता है जब एजेंट होता है सेलिंग एजेंट। क्या होता है? उसको गुड्स दे देते हैं कंसाइनी, उसके यहाँ गुड्स पहुंचा देते हैं, बाद में वो बेच देता है। एजेंट प्रिंसिपल को गुड्स तब सप्लाई करता है जब एजेंट नॉर्मली होता है बाइंग एजेंट, यानी गुड्स बाई करके वो किसको दे रहा है? प्रिंसिपल को दे रहा है। ये भी बात क्लियर है आपको? तो अब यहां देख लेते हैं हम एग्जांपल। एग्जांपल ये बोला गया है मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड। प्रिंसिपल साथ में नोट कर लें, सिंपल एग्जांपल। एजेंट कस्टमर। ठीक है, साथ में नोट कर लें, बहुत इजी एग्जांपल है। देखो अब सुन लें। मिस्टर एक्स गुड्स, अभी मत नोट करना, अब गुड्स देता है बाय को, सेल करता है या ट्रांसफर करता होगा? ट्रांसफर करता होगा, एजेंट है कि भाई इसको बेच लेना, बिक जाए तो पैसे देना। बाय क्या करता होगा? ट्रांसफर करता होगा गुड्स या सेल करता होगा? सेल करता होगा। और ये क्या करता होगा?
ट्रांसफर करता होगा, यहाँ से पैसे मिलते होंगे तो यहाँ पहुंचा देता होगा अपनी कमीशन काटने के बाद। ओके, अब सिंपल सा पॉइंट इन्होंने ये कहा है, इन्होंने बोला है कि जब बाय जेड को सामान बेचता है तो सवाल ये खड़ा होता है कि बिल किसके नाम से बनाता है। मान लो कि प्रिंसिपल है महिंद्रा कंपनी समझ लो, या हीरो समझ लो। हीरो अपनी बाइक एजेंट को एजेंसी में रखता है, एजेंसी वाला कस्टमर को बेचता है। सवाल यह है कि जो एजेंसी गाड़ी बेच रही है कस्टमर को, तो बिल हीरो कंपनी के नाम से बन रहा है या एजेंट के नाम से बन रहा है? अगर एजेंट सीधे हीरो कंपनी के नाम से बिल बना के देता है आपको, तो इसका मतलब बस वो एजेंट है, उसने उसकी ओनरशिप कभी ली ही नहीं। वो तो बस आपको बता रहा है कि आपको चाहिए क्या, ठीक है वो वाली कंपनी बेच रही है, इतने में दिलवा देंगे। आपने बोला ठीक है करा दो, तो बोला चलो हमारे साथ, तो उसने जाके प्रिंसिपल के नाम से इनवॉइस बना के आपसे पैसे लेके गुड्स आपको दे दी। तो क्या यहाँ प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सप्लाई करी या नहीं करी? नहीं करी, बस इतनी सरल बात। तो बोले कब मानेंगे हम कि एजेंट को सप्लाई करी? अगर एजेंट गुड्स जो कस्टमर को बेच रहा है वो अपने नाम से बेच दे। अच्छा आपको बाइक चाहिए, तो उसने अपना जो भी नाम रखा होगा, माँ वैष्णो देवी एजेंसी नाम लिखा हुआ है, उस नाम से उसने बिल फाड़ दिया, यानी वो गाड़ी की ओनरशिप अपने नाम से दे रहा है। अब आप ओनरशिप अपनी गाड़ी की अपने नाम से तब दे सकते हो जब आपने ओनरशिप ली हो। तो जैसे ही आप बेच रहे हो इसका मतलब आप खरीद रहे हो। ऐसा भी मान लो कि सप्लायर ने सेल्स और अप्रूवल बेसिस पे बाय को दिया होगा, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े या सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़े, तो सेल्स को सप्लायर ने एजेंट को गुड्स भेजा है, कंसाइनी को गुड्स भेजा है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे। तो जैसे ही वो आगे सेल करता है, यानी उसका ये एक्ट अप्रूव करता है कि उसने गुड्स को क्या कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। इस पॉइंट पे सही है। तो अगर वो बिल अपने नाम से बना के देता है तो हम फिर मानेंगे दो सेल हुई है, यहां से सेल 1 और यहां से सेल 2। अगर इनवॉइस किसके नाम पे दिया गया है, ऑन मिस्टर बाइस ने, किसके नाम पे इनवॉइस पढ़ा गया है, मिस्टर बाई के नाम पे। बहुत सिंपल सी बात है और खत्म। तो एजेंट ने, प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सप्लाई की है, इस तो यहां कंसिडरेशन लिया होगा क्या? अभी नहीं लिया होगा। एजेंट जब बेच लेगा पैसे ले आएगा तब यहां कंसिडरेशन देगा। लेकिन चूंकि उसकी प्रैक्टिस में क्या है कि वो इनवॉइस अपने नाम से इशू करता है, तो जीएसटी का प्रोविजन ये बोलता है कि जैसे ही प्रिंसिपल ने गुड्स किसको भेजी, एजेंट को भेजी, इसे हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे विदाउट कंसिडरेशन। सप्लाई मानेंगे विदाउट कंसिडरेशन। शर्त इतनी है कि जो बाई सेल करता है वो अपने नाम से सेल करता हो, अपने नाम से इनवॉइस दिखाता हो। अगर वो प्रिंसिपल के नाम से इनवॉइस दिखाता हो तो फिर एक ही सेल होगी, सीधी प्रिंसिपल टू कस्टमर। ठीक है, ठीक है, बस इतना ही पॉइंट है, मैं आपको रीड भी करा देता हूं बोले। और बाइंग ये हो गया सेलिंग एजेंट, बाइंग में उल्टा हो जाएगा। एजेंट को बोला है आप खरीद के लाओ सामान, तो जो जिससे भी खरीदता है किसके नाम का बिल बनवा लेता है कि मिस्टर एक्स को चाहिए, है ना। जेड से माल खरीदता है और बोलता है हमें एक्स के लिए चाहिए। अगर बाइंग एजेंट का केस बोले तो ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल के नाम पे खरीद रहा है, वो तो केवल एजेंट है, गया था दुकान तक। जैसे एक वर्कर को आप राजवाड़ा भेजते हैं कि दुकान का सामान ला, तो वो बिल अपने नाम पे बनवाता है कि दुकान के नाम पे बनवाता है? दुकान के नाम पे बनवा के लाएगा कि दुकान के लिए सामान दे दो, बिल बना दो, तो वो केवल एजेंट है। फिर ऐसा नहीं मानेंगे कि राजवाड़ा वाले ने एजेंट को बेचा, एजेंट ने दुकान को बेचा, प्रिंसिपल को बेचा, ऐसा नहीं मानेंगे। लेकिन वो अपने नाम पे बिल बनाता है, फिर फर्दर सप्लाई करता है। तो अगर वो अपने नाम पे बिल बनवाता है तो फिर उसको अगला एक और बिल दिखाना पड़ेगा कि वो अब किसको ट्रांसफर कर रहा है, प्रिंसिपल को ट्रांसफर कर रहा है। तो उस केस में क्या बनेगा, वो सप्लाई बनेगा। मैं इसके एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा रीडिंग करा देता हूँ। ये देखें एग्जाम्पल, अनमोल अपॉइंट्स भोलू to procure certain goods from the market. Bholu identifies various suppliers who can provide the goods as desired by Anmol and asks the supplier
गोलू टू सेंड द गुड्स एंड इशू द इनवॉइस डायरेक्टली टू अनमोल। तो गोलू गया है मार्केट में, मार्केट से उसने सामान देखा कि ये वाला सामान सही रहेगा, उसको बोला कि सामान भेज देना अनमोल के यहाँ और बिल भी किसके नाम से बनाओ, अनमोल के नाम से। In this scenario, Volu is only acting as a procurement agent, ठीक है, and has in no way involved himself in the supply or receipt of goods। वो गुड्स में इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा है, वो तो केवल एजेंट का काम कर रहा है। Hence, in accordance with the provision of this act, Volu is not an agent of Anmol for supply of goods in terms of para 3। पैरा 3 के लिए जिस एजेंट की हम बात कर रहे हैं ना कि प्रिंसिपल एजेंट की भी सप्लाई मानी जाएगी, ये वो एजेंट बना ही नहीं। मेथड 10 अ बैंकिंग कंपनी अपॉइंट्स मानदार ऑक्शनियर टू ऑक्शन सर्टेन गुड्स। ऑक्शनियर अपॉइंट हुआ है, ऑक्शनियर को भी एजेंट बोला जाता है। एजेंट की डेफिनेशन कौन कौन कवर होता है, ठीक है, एजेंट, ठीक है, मर्केंटाइल एजेंट होता है, ऑक्शनियर होता है, ठीक है, और फैक्टर होता है, ये सब एजेंट की डेफिनेशन में कवर होते हैं। तो एक बैंकिंग कंपनी अपॉइंट करा उन्होंने मानदार को टू ऑक्शन सर्टेन गुड्स। द ऑक्शनियर अरेंजेस फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर्स। द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड द गुड्स आर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर बाय मेसर्स टिनटिन। मेसर्स टिनटिन बेच रही है, मानदार नहीं बेच रहा है। द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज इशूड बाय मेसर्स टिनटिन टू सक्सेसफुल बिडर। तो मैं बस ऑक्शन लगा रहा हूं, कंपनी के नाम से बिल बन रहा है और कस्टमर को जा रहा है। In this scenario, the auctioneer is merely providing the auctioneering services with no role played in the supply of goods. Even in this scenario, Mandar is not an agent of Messrs. Tintin for supply of goods in terms of para 3. ठीक है, देखो ए बस पढ़ लो, ए आखिरी। गौतम एन आर्टिस्ट अपॉइंट गंभीर ऑक्शनियर टू ऑक्शन हिज पेंटिंग। गंभीर अरेंजेस फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर्स। द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड द पेंटिंग इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। गौतम पेंटिंग बनाता है और गंभीर क्या कर रहा है, उसको ऑक्शन कर रहा है। अब द इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ पेंटिंग इज इशूड बाय गंभीर ऑन द बिहाफ ऑफ गौतम बट ऑन हिज ओन नेम and the painting is delivered to the successful bidder. In this scenario, Gambhir is not merely providing auctioneer services but is also supplying the painting on the behalf of Gautam to the bidder and has the authority to transfer the title of the painting on behalf of Gautam. This scenario is covered under para 3 क्योंकि उसने बिल किसके नाम से रेज कर दिया है, अपने नाम से रेज कर दिया। अब आप चाहे जितने एग्जाम्पल पढ़ लो, पढ़ना तो आपको सारे हैं लेकिन अब आप पढ़ लेना, ठीक है, नॉर्मल से एग्जाम्पल है। तो ये हमारा डिस्कशन एंड हुआ किस पे, 7(1)(c) पे, जिसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े। उनमें हम बिना कंसिडरेशन के भी क्या मानेंगे, सप्लाई। बस चारों पॉइंट बता दो और ऑब्वियसली अब क्या नई हेडिंग थोड़ी पढ़ाऊंगा अभी, मत घबराओ, नया क्या पढ़ा दूंगा इतनी जल्दी, बता बस दो क्या पढ़ा हमने। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आरटीसी हैज बीन क्लेम्ड। दूसरा पहला क्या पढ़ा हमने, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ between related person और deemed distinct person, ठीक है, in the course of furtherance of business। ये ध्यान रखना है in the course of business होना चाहिए और इसमें गुड्स की सप्लाई भी चलेगी और सर्विस की। प्रिंसिपल एजेंट में एक ही वर्ड था, सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन बाय प्रिंसिपल टू एजेंट और एजेंट टू प्रिंसिपल वेयर इनवॉइस इज रेज्ड बाय एजेंट ऑन हिज नेम, ठीक है, तो चलेगा ये। और आखिरी पॉइंट था चौथा पैरा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। अब उसमें गुड्स नहीं है, केवल क्या है, सर्विस, ठीक है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन तो है नहीं क्योंकि विदाउट कंसिडरेशन पर है, ठीक है। तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। ये ध्यान रखना कि कंसिडरेशन नहीं है तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो एटलीस्ट कंसिडरेशन हो। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। डोनेशन वाला याद है आपको, चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया, उसमें क्या पढ़ा था हमने, अगर कोई पर्सन क्या करता है, डोनेशन देता है चैरिटेबल ट्रस्ट को और चैरिटेबल ट्रस्ट उसको आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑनर करती है और लिखती है कि इन द लविंग मेमोरी ऑफ हिज फादर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम ये नहीं मानेंगे कि एडवर्टीजमेंट की सर्विस दी जा रही है। लेकिन अगर वो अपनी कंपनी का नाम मेंशन करता है, एड्रेस मेंशन करता है, इस तरीके करता है तो उसको एडवर्टीजमेंट माना जा सकता है। और हमारा डिस्कशन भी हुआ था कि सर माना ही जाएगा, तो मैंने बोला था नहीं, ये डिस्प्यूटेड मुद्दा है और मैं आपको वर्ड भी दिखा देता हूँ जिससे वो डिस्प्यूटेड हो जाता है। कंसिडरेशन के यहाँ था ना वो,
कहाँ चला गया ये कंसिडरेशन, तो वो यहाँ नहीं मिलेगा। आप पढ़ना, उसमें लिखा था मे बी कंसिडर्ड एज एडवर्टाइजमेंट, यानी अभी भी इंटेंशन चेक करनी पड़ेगी। तो वो मतलब वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्या रहेगा, डिस्कशन ही रहेगा, कंक्लूड नहीं कर सकते उसको। ओके ठीक है, अब मुझे बता दो कल की क्लास का।